अस्सलामुअलैकुम। आई एम आर्या ताहिर। वेलकम टू द चैनल एंड शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। दैट इज़ अबाउट PT1 फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट 1। ये फोर्थ ईयर का एक सब्जेक्ट होता है और फोर्थ ईयर के बच्चों के पेपर भी करीब आ गए हैं, तो वो मुझे कह रहे थे कि हमें PT1 का जो पार्ट है न्यूरो PT, उसमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के मुतालिक एक वीडियो बना के दिखा दें। देखें, PT1 का हमें पता है दो पार्ट्स होते हैं, एक मस्कुलोस्केलेटल का पार्ट होता है और एक न्यूरो PT का पार्ट होता है। मस्कुलोस्केलेटल के जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो पहले मैं HHS के व्हाट्सएप ग्रुप पे रिटन फॉर्म में दे चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, फिर भी ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की जो हमारी बात है वो है सारी न्यूरो PT के हवाले से। न्यूरो फिजिकल थेरेपी। न्यूरो फिजिकल थेरेपी में एक तो हमने डिजीज़ को डायग्नोस करना होता है और बाद में उसकी हमने फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशन यानी फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट प्लान बताना होता है, ठीक है। न्यूरो PT को भी मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। पहले जो हमारे सिलेबस में है वो है एनाटमी फिजियोलॉजी, दूसरा है मोटर लर्निंग स्ट्रेटजीज़, तीसरा है डिजीज़ेज़। एनाटमी फिजियोलॉजी का आपसे कोई फ़िलहाल नहीं पूछा जाएगा फोर्थ ईयर में, क्योंकि आप वो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होते हो। उसके बाद फिर आते हैं मोटर लर्निंग स्ट्रेटजीज़। ये आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी क्योंकि ये फिक्स्ड स्ट्रेटजीज़ हैं, स्टेजेस होती हैं, इनको आपने रट्टा मार के याद करने हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है जो मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछा था वो है डिजीज़ेस, उनकी डायग्नोसिस और उनका क्योर, फिजिकल थेरेपी क्योर। तो पहले डिजीज़ेस कौन कौन सी हैं हम उनके नाम देख लेते हैं जो न्यूरो PT में डिजीज़ेस हमसे पूछी जाती हैं और जिनके ऊपर डायग्नोसिस आता है। आई गारंटी यू कि आपके पास जितना भी डायग्नोसिस आएगा वो इन्हीं डिजीज़ में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में ही ये डिजीज़ हैं। वो हैं स्ट्रोक, TBI ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज़, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, सेरिबेलर डिसऑर्डर, क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर एंड पोलीन्यूरोपैथीज। ओके, सबसे पहले बात आती है इनके डायग्नोस करने की। तो डायग्नोसिस के लिए आप लोगों को हिस्ट्री दी जाती है, कोई केस सिनेरियो होता है जिसमें हिस्ट्री बताई हुई होती है, तो आपने हिस्ट्री के मेजर पॉइंट्स को पिक करना होता है। देखिए, स्ट्रोक का जो पेशेंट होगा ना उसमें हमें लाजमन कोई ना कोई ऐसी पिन पॉइंट बात मिलेगी, यानी वो तो या तो हाइपरटेंसिव होगा या डायबिटिक होगा या क्रोनिक हार्ट फेलियर का पेशेंट होगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि उसके ब्रेन की तरफ या तो ब्लड फ्लो कम हुआ है। इस्कीमिक स्ट्रोक भी होता है, इन्फॉक्टिव स्ट्रोक भी होता है। आपको पता है स्ट्रोक की दो टाइप्स होती हैं, मेडिसिन आप लोगों ने पढ़ी है, उसमें आप इसके सारा मेडिकल और डायग्नोसिस वगैरह पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्ट्रोक की हिस्ट्री से हमें वो पता चल जाएगा। फिर TBI मोस्टली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से होती है, किसी ब्लंट ट्रॉमा की वजह से होती है, या कोई भी सडन अटैक जो होता है उसे TBI हो सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। इसमें बॉडी अपने ही ऐसी प्रोटीन बनाती है जो अपनी ही बॉडी के खिलाफ एक्ट करना शुरू कर देती हैं। पार्किंसन डिजीज़ एक डीजनरेटिव डिजीज़ है जिसमें सब्सटेंशिया निग्रा के अंदर लियन होता है। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। ओके, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम आपके सिलेबस में है लेकिन बुक्स में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम उन लोगों में होता है जिनको बचपन में एक दफ़ा पोलियो का अटैक हो चुका हो और वो पूरी तरह क्योर ना हुआ हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग पोलियो से पूरी तरह क्योर हो भी जाते हैं लेकिन उनमें कुछ लेटेंट वायरस बाकी रहता है जो कि 30 to 40 ईयर्स, 30 से 40 साल बाद दोबारा से ज़ाहिर होकर सामने आ जाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं सेरिबेलर डिसऑर्डर, ये भी डिजनरेटिव होते हैं। क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर्स, आपको पता है इतनी सारी क्रेनियल नर्व्स हैं लेकिन उसमें से सिनेरियो सिर्फ फेशियल नर्व पे आते हैं, तो आपने सिर्फ यही याद करनी है। पोलीन्यूरोपैथीज में जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, अब मैंने आपको इनके हिस्ट्री के पॉइंट्स बता दिए हैं। अब मैं आपको इन सब की जनरल मैनेजमेंट बताती हूँ। यानी अगर आपको किसी डिजीज़ की मैनेजमेंट नहीं आती ना तो आप इस तरीके से उसके मैनेजमेंट लिखें, आई गारंटी यू कि आपका ज़ीरो नहीं लगेगा, एटलीस्ट आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, अब मैं आपको जो मैनेजमेंट बताऊंगी वो जनरल मैनेजमेंट होगी, लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनमें पेशेंट्स स्पेसिफिक ट्रेट्स के साथ प्रेजेंट कर रहा होते हैं, तो उसकी जो मैनेजमेंट होती है वो हमने सिम्टोमेटिकली करनी होती है। पहले हम बात कर लेते हैं जनरल ट्रीटमेंट की जो हम हर डिजीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट फेजेस को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक्यूट फेज, सब एक्यूट फेज और क्रोनिक फेज। एक्यूट फेज में हमने हमेशा पेशेंट की कंडीशन को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना होता है। इसमें हम कभी भी पेशेंट को बेटर की तरफ नहीं लेकर जाते हैं। जो कंडीशन चल रही है ना, जो डेटोरेशन हो रही है, हमने उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो आपने एक तो पेशेंट की जो कंडीशन है उसको फिलहाल कंट्रोल करना है ताकि मजीद डिजीज़ प्रिवेल ना करे। पेन को मिनिमाइज़ करना होता है, डेबिलिटेटिंग कंडीशन की जो प्रेवलेंस होती है उसको कंट्रोल करना होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंट एजुकेशन करनी होती है हमने।
सब एक्यूट फेज़ में हमने उसकी एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देनी है, ठीक है। आप लिखेंगे एंड्योरेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नर्व ग्लाइड्स, मोबिलाइजेशन, रेजिस्टिव ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस फॉर द स्ट्रेंथ एंड द प्रोटेक्शन फेज़। सब एक्यूट में हमने सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देनी होती है, क्योंकि जो पेशेंट होते हैं वो समझते हैं कि हम ठीक होना शुरू हो गए हैं, तो वो कोई ओवरवर्क ना करें, उससे इंजरी के चांस ज़्यादा होते हैं। क्रोनिक फेज़ में जो है हमने उसको फंक्शनल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आना होता है, क्योंकि अब उसने एडीएल्स परफॉर्म करने हैं, एक्टिव डेली लाइफ परफॉर्म करने हैं, हमने उसको इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ वापस लेके आने हैं। बैलेंस ट्रेनिंग करवाते हैं, कॉग्निटिव ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गई जनरल बातें जो आप हर डिजीज़ में लिख सकते हैं। अब दो डिजीज़ ऐसी हैं जिनके ट्रेड्स बहुत डिफरेंट होते हैं, जिस तरह के एमएस एक मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्विंग डिजीज़ है, ठीक है। इसमें मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, स्किन इन्वॉल्व होती है, मसल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, आइज़ इन्वॉल्व होती हैं, हार्ट इन्वॉल्व होता है, ब्रीथिंग, स्वेलिंग सब इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो आपने इसकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करनी होती है। मतलब पेन मैनेजमेंट करेंगे आप, उसको हॉट पैक्स लगाएंगे, कोल्ड पैक्स लगाएंगे, उसको पेन मैनेजिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करवाएंगे, क्रॉस फ्रिक्शन मसाज देंगे। स्किन केयर में आपने क्या करना है कि ऐसे पेशेंट को फोटो सेंसिटिविटी होती है, तो आप उनको डे टाइम में बाहर जाने से अवॉइड करवाएंगे, सन ब्लॉक का यूज़ करवाएंगे। फटीग मैनेजमेंट के लिए आप उनको ऐसी एक्सरसाइजेस बताएंगे जिनमें एनर्जी कम से कम कंज्यूम हो। कलर कंट्रास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमएस के पेशेंट हमेशा हमेशा डबल विजन के साथ ही आता है, डबल विजन के साथ। तो आपने क्या करना है कि उनको कलर कंट्रास्ट करवाना होता है, ठीक है। यानी उनके स्टेयर मार्किंग वगैरह करवा दें, ताकि उनको पता चले कि एक स्टेप यहाँ ख़त्म हो गया, अगला शुरू हो गया। बैलेंस ट्रेनिंग करवानी होती है। अब चीज़ आती है स्वेलिंग और ब्रीथिंग। आप इनके बस नाम याद करने हैं। स्वेलिंग के लिए जो स्टिमुलस हम देते हैं उसको कहते हैं थर्मल टेक्टाइल स्टिमुलस, और ब्रीथिंग के लिए जो एक्सरसाइजेस करवाते हैं उसको कहते हैं रेजिस्टिव ब्रीथिंग ट्रेनिंग। ओके, यह मैंने आपको एमएस का बता दिया मैनेजमेंट प्लान। नेक्स्ट वी मूव टू द पार्किंसन डिजीज़। ओके, पार्किंसन डिजीज़ में भी हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है। पार्किंसन डिजीज़ के 4 कार्डिनल फीचर्स होते हैं, 4 कार्डिनल फीचर्स होते हैं, जिनको मैंने इस तरह से लिख लिया है, BRIT, ब्राइट से याद कर लिए। B फॉर ब्रैडिकाइनेसिया, R फॉर रिजिडिटी, I फॉर इंस्टेबिलिटी एंड T फॉर ट्रेमर्स। अब वन बाय वन इनके मैनेजमेंट देखते जाते हैं। ब्रैडिकाइनेसिया का मतलब है स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट, तो इसमें हमने मोटर लर्निंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी होती हैं, विजुअल क्यूज़ देने होते हैं, स्टिमुलेशन देनी होती है ऑडिटरी, ताकि पेशेंट जल्दी जल्दी परफॉर्म करने की कोशिश करे। रिजिडिटी है तो उसके लिए हमने फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करवानी है, स्ट्रेचिंग करवानी है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवानी है। इंस्टेबिलिटी है तो इंस्टेबिलिटी के लिए हमने बैलेंस ट्रेनिंग करवानी है, वेट शिफ्टिंग यानी डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद हमने उसको बॉल थेरेपी करवानी है, बॉल के ऊपर बिठा के उसको एक्सरसाइज करवानी है ताकि बैलेंस उसका मेंटेन रहे, और स्टैंडिंग ऑन ए डिस्क, एक रोलिंग डिस्क के ऊपर, मूविंग डिस्क के ऊपर उसको स्टैंड करवाते हैं। उसके बाद फिर आता है ट्रैमर्स। ट्रैमर्स के लिए हमने उसको हैंड बॉल देनी होती है, ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस करवानी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि आपने पोली न्यूरोपैथीज़ और पोली मायोपैथीज़ में कैसे डिफरेंस करना है। यानी अगर आपके पास एक सिनेरियो आया है, आपको समझ नहीं आ रही कि ये कोई नर्व की पैथी है या मायोपैथी है, नर्व की प्रॉब्लम है या मसल की प्रॉब्लम है, तो उसका मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, ये आप याद रखिएगा। इससे इंशाल्लाह ताला आपका डायग्नोसिस कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, पोली न्यूरोपैथीज़ जो होती हैं ना, वो हमेशा डिस्टल इन्वॉल्वमेंट से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। पोली न्यूरोपैथीज़ में हमेशा हमेशा डिस्टल सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, यानी पहले फिंगर्स में नमनेस आएगी, टिंगलिंग आएगी, और पोली मायोपैथीज़ हमेशा प्रॉक्सिमल से स्टार्ट होती हैं, यानी उनमें पहले प्रॉक्सिमल मसल वीक होना शुरू होते हैं, उसमें शोल्डर्स में मसला आएगा, हिप में मसला आएगा, ठीक है। पोली न्यूरोपैथीज़ हमेशा डिस्टल से स्टार्ट होती हैं और पोली मायोपैथीज़ हमेशा हमेशा प्रॉक्सिमल इन्वॉल्वमेंट से स्टार्ट होती हैं। उसके बाद आपका रह गया क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व में सिर्फ एक फेशियल नर्व इंपॉर्टेंट होती है, उसमें आपने फेस के जो मसल्स हैं उनका मसाज करना होता है, और उसमें इलेक्ट्रिकल थेरेपी देनी होती है। फेशियल नर्व के लिए वो मोस्टली यही पूछते हैं कि सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी है या इंफ्रा न्यूक्लियर, तो आप ये उसे मेडिसिन की बुक में भी आप पढ़ चुके हैं। तो फेशियल नर्व को सबसे पहले आपने मैनेजमेंट में सिर्फ यही चीज़ें आती हैं कि आपने या तो उसको इलेक्ट्रिकल थेरेपी देनी है या मसाज करवानी है। यहाँ पे आपकी PT2 मैक्सिमम कंप्लीट हो गई है। इन पॉइंट्स को आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो फिजियोथेरेपी प्लान है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो कुछ डिजीजेज जिनके कार्डिनल फीचर्स होते हैं उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके चलना होता है, वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।